आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के क्लास नंबर 10 के बारे में। और क्लास नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कौशल प्रदेश की स्थिति के बारे में, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब और कहाँ पर सबसे पहले किया गया इसको पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मैंने जितने भी स्टार्टिंग से जो क्लास है वो लाइव क्लास में मैंने जो है वहाँ पे बता दिए हैं। आप नए हो तो बिल्कुल वहाँ से जो है उन सारी चीज़ों को जो है आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। कुछ टाइमिंग के इशू की वजह से ये जो टॉपिक था हमारा छूट गया था, तो इसको मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौशल प्रदेश की स्थिति के बारे में। कौशल प्रदेश की स्थिति से पहले जो है मैंने इसी चैप्टर में जो है आपको कौशल प्रदेश का जो है नामकरण कैसे आया इसको मैंने बता दिया। कौशल प्रदेश का उल्लेख जो है कहाँ कहाँ पर हुआ है इसको मैंने आपको बता दिया। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि कौशल प्रदेश की स्थिति जो है अन्य लोगों के अनुसार वो कहाँ पर थी उसको। तो पहले जो थी हमारे यहाँ जो है कौशल प्रदेश की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आए थे वो है आपके चीनी यात्री। और चीनी यात्री है भाई कौन? वेन है। चीनी यात्री है हमारे वेन। और वेन जब आते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को वो जो है अलग नाम से जो है वो बताते हैं। अलग नाम कहने का मतलब ये है कि चीनी भाषा में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं उसको। तो इन्होंने चीनी यात्री जो वेन सांग है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को जो है किया सलो कहा था। क्या कहा था? किया सलो कहा था। इसका मतलब ये है कि ये कौशल क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है? ये कौशल क्षेत्र है या दक्षिण कौशल क्षेत्र है। चाइना भाषा में इसको बोला जाता है या चीनी भाषा में इसको बोला जाता है। तो चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ का जो है कौशल प्रदेश का नाम किस रूप में लिया था? किया सलो लिया था। जब चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे तब उन्होंने जो है इस प्रदेश की स्थिति को भी बताया था। और उस समय पर जिस समय पर ये आए थे, कब आए थे भाई? तो इसको भी याद रख लो, क्वेश्चन बनता है। तो 639 ईस्वी में आए थे। और इसी के समय देखा जाए तो कौशल प्रदेश की स्थिति को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था। ये बताया था कि ये कौशल प्रदेश है आपका, और कौशल प्रदेश जो है वो कलिंग प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौशल प्रदेश जो है ये पूरा का पूरा कौशल प्रदेश है आपका, और इसकी स्थिति को चीनी यात्री ने स्पष्ट करके ये बताया कि ये कलिंग प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कलिंग प्रदेश के उत्तर पश्चिम कहने का मतलब ये है कि ये आप देखोगे आज का जसपुर जिले से लेकर इधर आपका सुकमा जिले तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आज वर्तमान में जो है उड़ीसा कहलाता है। वर्तमान में क्या कहलाता है? उड़ीसा या उड़ीसा कहलाता है। ठीक है, और उस समय पर जिस समय पर चीनी यात्री आए थे उस समय पर इनको कहा जाता था कलिंग प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कलिंग प्रदेश कहा जाता था। और इसी कलिंग प्रदेश का आप देखोगे तो ये उत्तर वाला क्षेत्र, ये दक्षिण वाला, ये पूर्व वाला और ये पश्चिम वाला। तो कौशल प्रदेश की स्थिति कलिंग के अनुसार क्या थी? तो ये उत्तर वाला क्षेत्र और ये भाई आपका पश्चिम वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार कौशल प्रदेश की थी, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, तो चीनी यात्री के अनुसार छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? कलिंग प्रदेश की उत्तर पश्चिम में। कलिंग प्रदेश की उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसको याद रखिए बिल्कुल, कलिंग प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। ये हो गया भाई पहला। अब उसके बाद जो है चीनी यात्री के बाद जो है वो कौन आते हैं? तो चीनी के यात्री के बाद आते हैं भाई आपके अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। कौन आते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। और अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो भी जो है कौशल प्रदेश की जो है स्थिति को बताते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भी कौशल प्रदेश की स्थिति को बताते हैं कि ये प्रदेश जो है कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो इनके अनुसार आप देखोगे तो कलिंग प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो उज्जैन से लगा हुआ है। ये उत्तरी सीमा जो है किससे लगा? उज्जैन से। आप देखोगे तो ये राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिले से पूरा इधर वाला हिस्सा आप देखोगे इधर पूरा बलरामपुर तक, तो आपको कौन सा मिलेगा? तो मध्य प्रदेश मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आज का मध्य प्रदेश है। और उस समय पर जो है जिस समय पर ये बात हो रहा है उस समय की जो बात है, तो उस समय पर मध्य प्रदेश को कहा जाता था उज्जैनी बोला जाता था। उज्जैनी बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? तो उज्जैनी मतलब उज्जैन वाला क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ की कौशल प्रदेश की जो स्थिति है वो उज्जैन के उत्तर वाले क्षेत्र पर है। मतलब कौशल प्रदेश के उत्तर में क्या है आपका? कौशल प्रदेश है, तो ये उत्तर वाला क्षेत्र हो गया। और दक्षिण में उन्होंने क्या बताया? तो दक्षिण में जो है वो आंध्र प्रदेश है। दक्षिण में देखोगे तो ये वाला आपको पता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? आंध्र प्रदेश बोलते हैं। दक्षिण में क्या है भाई? इस प्रदेश के नीचे आंध्र प्रदेश है। या यूँ बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के उत्तर में आपका कौशल प्रदेश है। लेकिन
आप याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह बताया कि इस कौशल प्रदेश के दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश है और उत्तर में क्या है आपका उज्जैन है। उत्तर में क्या है भाई, उज्जैन है, जिसको उस समय पर क्या बोला जाता था, तो उज्जैनी बोला जाता था। ठीक है, उज्जैनी बोला जाता था और आज जो है वर्तमान में उज्जैन बोला जाता है। ठीक है, चलिए इन्होंने जो है पूर्व और पश्चिम में भी बताए हैं। तो पूर्व में जो है इन्होंने क्या बताया कि पूर्व में जो है उड़ीसा है, पूर्व में क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, ये कनिंघम के अनुसार उत्तर में उज्जैन है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में क्या है, उड़ीसा है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गया। और पश्चिम में इन्होंने ये बताया कि आप देखोगे राजनांदगांव जिले से इधर आपका पूरा बीजापुर जिले तक, तो ये बीजापुर जिले तक क्या है आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र को जो है उन्होंने पश्चिम में बताया, महाराष्ट्र को इन्होंने पश्चिम में बताया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार देखेंगे तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, उत्तर में जो है इसके उज्जैन है, उत्तर में उज्जैन है। दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में मिलेगा आपको उड़ीसा मिलेगा, पूर्व में जो है उड़ीसा मिलेगा। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो था वो है भाई आपका महाराष्ट्र है, पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार है। तीसरा है प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। अब देखिए प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार भी छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो स्पष्ट होता है। तो कैसे स्पष्ट होगा इनके अनुसार, देखिए इन्होंने ये बताया प्रोफेसर हीरालाल ने कि कौशल प्रदेश की जो स्थिति है, कौशल प्रदेश की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र का बरार जिला, महाराष्ट्र का बरार जिला, महाराष्ट्र का जो बरार जिला है वो इस कौशल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। कौशल प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्सा है, इन्होंने ये बताया था। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि उड़ीसा का जो संबलपुर जिला है, उड़ीसा का संबलपुर जिला, जो संबलपुर जिला है उड़ीसा का, वो कौशल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। कौशल प्रदेश का क्या है, पूर्वी हिस्सा है। इन्होंने ये दो चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से बताया हीरालाल ने कि आप पश्चिमी हिस्सा जो है, इधर वाला पश्चिमी हिस्सा वो बरार जिला, महाराष्ट्र का कौन सा, बरार जिला, ये बरार जिला जो है वो कौशल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है भाई, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। और उड़ीसा का कौन सा जिला आपका, संबलपुर जिला, उड़ीसा का संबलपुर जिला, संबलपुर जो जिला है वो पूर्वी हिस्सा है। किसका पूर्वी हिस्सा है, इस कौशल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। ये चीज़ जो है किसने बताया, तो प्रोफेसर हीरालाल ने बताया। और इन्होंने एक चीज़ ये स्पष्ट किया कि जैसे छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है आपका दक्षिण कौशल, लेकिन प्राचीन राजधानी किसी को पता है क्या, नहीं। तो इन्होंने जो है प्रोफेसर हीरालाल ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि दक्षिण कौशल या कौशल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भांदक है। क्या है, तो भांदक है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि राजधानी जो थी वो क्या थी, राजधानी तो भांदक थी। ये प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल इसको जो है आप चेक कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी आपको क्या मिलेगा, तो भांदक मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात समझ आ गया। अब देखो चौथे व्यक्ति ने भी इसको स्पष्ट रूप से बताया था, चौथे व्यक्ति ने भी इसको स्पष्ट रूप से बताया था। और वो चौथा व्यक्ति कौन है, तो लोचन प्रसाद पांडे जी है। कौन है, तो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। अब लोचन प्रसाद पांडे जी की हम बात करें तो इन्होंने कैसे स्पष्ट किया, इसको हम समझते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने ये बताया कि कौशल प्रदेश की जो स्थिति है वो उत्तर में गंगा की ओर है, उत्तर में कहाँ की ओर है, गंगा की ओर है, और नीचे गोदावरी की ओर है। ठीक है भाई, उत्तर में क्या है, गंगा की ओर है और दक्षिण में गोदावरी की ओर। आप सबको पता होगा कि इस मध्य प्रदेश से जो है आपका, मध्य प्रदेश के यहीं पे अमरकंटक है और इससे जो है आपका सोन नदी निकलता है, सोन नदी निकलता है। और ये सोन नदी जो है आगे जाकर किस में मिल जाता है, गंगा नदी में मिल जाता है। आप यूपी बिहार वाले क्षेत्र में पूरे के पूरे गंगा नदी है। तो गंगा नदी के आप देखोगे कौशल प्रदेश की स्थिति गंगा के उत्तर वाले हिस्से में है। उत्तरी सीमा जो है, इसकी जो उत्तरी सीमा है कौशल प्रदेश की, जो उत्तरी सीमा है वो गंगा नदी से है। उत्तरी सीमा जो है कौशल प्रदेश की, जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ से है, तो गंगा नदी से है। ठीक है, गंगा नदी से है। ये किसने बताया, लोचन प्रसाद पांडे जी ने बताया कि कौशल प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो गंगा नदी से है। और वहीं दक्षिणी हिस्सा देखेंगे तो आपको पता है कि ये वाला हिस्सा इधर जो है आपका कौन सा नदी बहता है, तो गोदावरी नदी बहता है। ठीक है, इधर तो हमने देख लिया कौन सा नदी बह रहा है आपका,
गंगा नदी बह रहा है और दक्षिणी वाले हिस्से पर इधर बहता है आपका कौन सा नदी, तो गोदावरी नदी बहता है। तो लोचन प्रसाद पांडे जी ने ये बताया इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो गोदावरी नदी से लगी हुई है। किसकी, कौशल प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो गोदावरी नदी से लगी हुई है। ठीक है, इन्होंने ये चीज स्पष्ट किया। और क्या स्पष्ट किया, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा जो है वो उड़ीसा से लगा हुआ है। पूर्वी सीमा किससे लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। और पश्चिमी सीमा जो लगा हुआ है किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो लोचन प्रसाद पांडे जी ने भी चारों चीजें स्पष्ट की। उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा गंगा नदी, उत्तरी सीमा गंगा नदी, दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा जो है वो कौन सा नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। वही पूर्वी सीमा जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया उड़ीसा। और पश्चिमी सीमा इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कहाँ से लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो ये हुआ भाई आपका कौशल प्रदेश की स्थिति। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पर, साहित्यिक रूप में। साहित्यिक रूप में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक रूप में हुआ है भाई। और साहित्यिक रूप में प्रयोग जो हुआ है छत्तीसगढ़ का वो कहाँ पर हुआ है, इसको भी हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ के मैप में आप देखोगे तो ये वाला जो संभाग आपको मिलेगा, ये संभाग आपका कौन सा है, दुर्ग संभाग है। और इसी दुर्ग संभाग में आप देखोगे तो दुर्ग संभाग, सॉरी, दुर्ग जिला से लगा हुआ जिला आपका, दुर्ग जिला से लगा हुआ जिला ये है आपका कौन सा जिला, केसीजी जिला। कौन सा जिला है आपका, केसीजी जिला। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। आज वर्तमान में इनको हम केसीजी जिला बोलते हैं। और उस समय पर प्राचीन काल में देखा जाए तो इसका नाम क्या था भाई, तो खैरागढ़ रियासत था। तो खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण राय। राजा कौन थे, राजा थे भाई आपके लक्ष्मी निधि, लक्ष्मी निधि कर्ण राय, लक्ष्मी निधि कर्ण राय। और लक्ष्मी निधि कर्ण राय, लक्ष्मी निधि कर्ण राय जो थे ये उस समय पर अच्छे खासे आपके प्रतापी शासक थे। तो लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे भाई आपके कौन, इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि थे दलपत राव, दलपत राव। या आपको कहीं पर दलराम राव भी मिलेगा। ठीक है, आपको जो नाम स्पष्ट लगता है तो आप उसको ले सकते हो, दलपत राव या दलराम राव। दलपत राव क्या करते हैं 1494 में, 1494 में जब दरबार लगा रहता है लक्ष्मी निधि कर्ण राय का, तब वहां पर जो है ये एक श्लोक जो है व्यक्त करते हैं। और उस श्लोक में कहते हैं कि हे लक्ष्मी निधि कर्ण राय, क्या बोलते हैं कि हे लक्ष्मी निधि कर्ण राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गड़ैया रही। ये श्लोक जो है लक्ष्मी निधि कर्ण राय के सामने बोलते हैं। अब जब बोलते हैं तो इसका जो है हम स्पष्ट रूप से अर्थ क्या समझते हैं कि वो लक्ष्मी निधि कर्ण राय को बोलते हैं कि आप मन लगाकर सुनिए जो मैं उसको कह रहा हूँ, और इसको समझिए कि एक्चुअल में क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हे लक्ष्मी निधि कर्ण राय सुनो चित्त दे, कान लगाकर सुनो, ठीक है भाई, मन लगाकर सुनो। उसके बाद बोलते हैं गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। इसका अर्थ ये होता है कि दरबारी कवि जो दलपत राव है वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश है कि इसके आसपास में इससे बड़ा कोई प्रदेश नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस राज्य का जो है उल्लेख उन्होंने श्लोक में किस रूप में किया है, तो बड़े राज्य के रूप में किया है। और ये किसको बता रहे हैं, तो लक्ष्मी निधि कर्ण राय को बता रहे हैं कि इस राज्य के आसपास इससे बड़ा कोई राज्य नहीं है, ये चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दलपत राव जो है वो अपने श्लोक में किस शब्द का उल्लेख करते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख करते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख करते हैं या छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का साहित्यिक रूप में प्रयोग कब हुआ था, तो आप बताओगे 1494 में हुआ था। ठीक, किसने किया था, तो दलपत राव ने किया था, अपने श्लोक में किया था। राजा कौन था, तो आप बताओगे लक्ष्मी निधि कर्ण राय। कहाँ के राजा थे, तो ये बताओगे आप केसीजी के राजा थे, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले की, या खैरागढ़ रियासत बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया भाई साहित्यिक रूप से। अब इसी में और प्रश्न ये आता है कि कलचुरी वंश के समय, कलचुरी वंश के समय छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग
किसके समय में हुआ था। ठीक है, तो कलचुरी वंश के समय में आप याद रखिए, कलचुरियों में राजा था आपका राजसी, और राजसी के दरबारी कवि थे भाई आपके गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा, जो कि 1746 में लिखा गया था। और इसी रचना में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? छत्तीसगढ़ शब्द का। मैंने क्या बोला? दूसरी जो है वो क्या है आपका, कलचुरी वंश के समय हुआ था, कलचुरी वंश के समय। और कलचुरी वंश में शासक थे भाई कौन से? आपके राजसिंह, राजसिंह। और राजसिंह के दरबारी कवि थे आपके कौन? गोपाल मिश्र। इसके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र की जो रचना है, गोपाल मिश्र की रचना, रचना क्या है भाई आपका? खूब तमाशा। रचना है आपका खूब तमाशा। और इसी खूब तमाशा में जो है किसका उल्लेख हुआ है? इसी खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? तो छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो साहित्यिक रूप में आपसे पूछा जाएगा तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी साहित्यिक रूप में। अब जो हम बात करेंगे वो है आपका कौन सा? शासकीय रूप में। तीसरा हम जो देखने वाले हैं वो है आपका शासकीय रूप में। शासकीय रूप में किसका प्रयोग? शासकीय रूप में तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। देखिए शासकीय रूप में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब होता है? मिस्टर जेटी ब्लंट आते हैं 1795 में, और ये जो है यात्रा करते हैं, कांकेर क्षेत्र की यात्रा करते हैं, रायपुर क्षेत्र की और बिलासपुर क्षेत्र की भी यात्रा करते हैं। तो उसी समय पर जब ये यात्रा करते हैं तो उनको एक चीज नजर आता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और यहाँ पर जो है जमींदारों के माध्यम से जो है राजस्व का जो है वसूल किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया 1795 में ये बोला कि इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जितने भी जमींदार हैं उन जमींदारों के लिए जो है ये कहा गया कि आप जब वसूल करके लाओगे, कहाँ पर? इस छत्तीसगढ़ प्रदेश पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अब जो भी राजस्व वसूल कर लाओगे तो उसे क्या करोगे? उस क्षेत्र के अनुसार जो है आप अलग अलग रखोगे, ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये नजर आए कि ये जो है इस क्षेत्र का राजस्व वसूली है। और इसके बारे में जो जिक्र है वो बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। बिलासपुर गजेटियर एक प्रकार का दस्तावेज है, और उस दस्तावेज में पूर्ण रूप से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये भी प्रश्न आता है कि बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था? तो याद रखिए बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो जमींदारों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? जमींदारों के लिए किया गया था। तो शासकीय रूप में कब होता है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग? तो ये होता है भाई मिस्टर जेटी ब्लंट, मिस्टर जेटी ब्लंट। जेटी ब्लंट जो है एक अंग्रेज हैं, ये जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो भ्रमण करने लगते हैं। ठीक है, तब उस समय पर ये करते हैं। कब आते हैं? तो ये 1795 में आते हैं। ठीक है, 1795 में आते हैं, और जमींदारों के लिए, किसके लिए भाई? तो जमींदारों के लिए, जमींदारों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जमींदारों के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है ये हमको कहाँ पर मिलता है शासकीय रूप से? बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो ये बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। बिलासपुर गजेटियर क्या है? आपका एक प्रकार का दस्तावेज है, और इसी दस्तावेज में मिलता है हमको, क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये हो गया भाई तीसरी बातें। एक चौथी बातें भी है, जो है आपके कौन सा? तो वो है आपके एक रचना से रिलेटेड। चलिए उसको समझते हैं। चौथी जो है वो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें हम देखते हैं। तो चौथी जो है वो है भाई आपका ऐतिहासिक रूप से, चौथी जो है वो आपका ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? तो याद रखिए, एक रचनाकार है जिनका नाम है बाबू रेवा राम। रचनाकार जिनका नाम क्या है? बाबू रेवा राम। और बाबू रेवा राम की जो रचना है वो है आपका भाई विक्रम विलास, विक्रम विलास। और इसी विक्रम विलास में इन्होंने 1746 में, 1746 में जब अपने जो है इतिहास के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, तब उन्होंने जो है इसी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको ऐतिहासिक रूप में जब पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो बाबू रेवा राम की रचना विक्रम विलास में हुआ है। किस शब्द का इन्होंने भी प्रयोग किया था? तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है भाई, किस शब्द का प्रयोग किया था? इन्होंने भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये चार जो है, चार लोगों ने जो है ये बताया कि ऐतिहासिक रूप से कब हुआ, साहित्यिक रूप से कब हुआ,
और आपके शासकीय रूप से जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इसको जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। अब हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा के बारे में। देखिए छत्तीसगढ़ राजभाषा का अर्थ क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कार्य होंगे वो छत्तीसगढ़ी भाषा में होने चाहिए। इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा का विचार जो है सभी के मन में आया, और इस विचार को जो है पूर्ण करने के लिए जो है हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसके लिए विधेयक भी लाया गया था। तो विधेयक कब लाया गया था इसको आप याद रखिए छत्तीसगढ़ राजभाषा के लिए। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राजभाषा छत्तीसगढ़ राजभाषा राजभाषा विधेयक, और छत्तीसगढ़ राजभाषा जो विधेयक है ये कब आता है भाई आपका, तो 2007 में आता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक 2007 में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है राजकीय भाषा के रूप में विचार के लिए जो है ये जो है विधेयक आपका लाया जाता है। जब इस विधेयक को लाया जाता है 2007 में, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक जो है ये पारित होता है भाई कब, आपका विधानसभा में। ये विधानसभा में पारित होता है आपका 28 नवंबर को होता है। कब होता है, तो 28 नवंबर को। पारित कब होगा, तो पारित होता है 28 नवंबर को होता है। 28 नवंबर, पूरा डेट लिखेंगे 28 नवंबर 2008 को। ये प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक जो है कब पारित हुआ, तो विधानसभा में ये पारित हो जाता है 28 नवंबर 2008 को। ठीक है, जब 28 नवंबर 2008 को पारित हो जाता है तो यहीं पर ये स्पष्ट कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। क्या मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाएगा। और हम जो है देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखो छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये पारित हो गया, हम 28 नवंबर को राजभाषा दिवस भी मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, इसको राजपत्र में प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न आता है कि राजभाषा आयोग राजभाषा जो है उसको राजपत्र में प्रकाशन, राजपत्र में प्रकाशन, तो राजपत्र में प्रकाशन कब होता है, तो ये होता है भाई आपका 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। और 11 जुलाई को जो है 11 जुलाई 2008 को जो है ये राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा इसके बारे में। अब देखो जैसे ही ये आपका राजपत्र में प्रकाशित हो गया तो राज्य सरकार क्या करेगी, इसके लिए आयोग का गठन करेगी। आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी। तो अगस्त 2008 में, अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ जो सरकार होता है वो किसकी स्थापना करता है, तो राजभाषा आयोग की स्थापना करता है। राजभाषा आयोग की स्थापना करता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना अगस्त 2008 को होता है। और देखोगे आप आगे तो 14 अगस्त को, आप आगे देखोगे, मैं इसी मैप के अंदर आपको बता रहा हूँ, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को 14 अगस्त को बन जाता है आपका क्या चीज भाई, आपका कार्यालय स्थापना दिवस बन जाता है। कार्यालय स्थापना दिवस बन जाता है। अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग बना। आयोग जब बनता है तो उसके 14 दिन के बाद जो है आपका कार्यालय भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्यालय स्थापना बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक इसी समय हुआ था 14 अगस्त 2008 को। प्रथम बैठक भी इसी समय हुआ था। कब हुआ था भाई आपका प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब होगा, 14 अगस्त, 14 अगस्त 2008 को होगा। 14 अगस्त कब होगा, 2008 को। ये होता है राजभाषा आयोग की क्या चीज, प्रथम बैठक। यहाँ तक की बात समझ आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, राजभाषा आयोग का उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि राजभाषा आपने आयोग जो है बना लिए, इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, तो इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कार्य की हम बात करेंगे तो कार्य इसका महत्वपूर्ण ये होता है कि इस राजभाषा को, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा है, इस छत्तीसगढ़ राजभाषा को क्या करना भाई, 8वीं अनुसूची में शामिल करना। किसमें शामिल करना, तो 8वीं अनुसूची में शामिल करना। ये इस आयोग का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा हम बात करेंगे ये कि राजकीय राजकीय पाठ्यक्रम में, राजकीय पाठ्यक्रम में इनको शामिल करना, या यूं बोल सकते हैं कि सीधा पाठ्यक्रम में शामिल करना, पाठ्यक्रम में शामिल करना। पाठ्यक्रम में शामिल करने का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको इस छत्तीसगढ़ी राजभाषा के बारे में उनको पता होने चाहिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में पता होने चाहिए। तो इनको जो है पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी महत्वपूर्ण कार्य है किसका,
इस कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। तीसरी बात ये कि राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी कामकाज हो रहे हैं तो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। तो राजकीय भाषा क्या होनी चाहिए, राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। राजकीय भाषा क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। ये इस राजभाषा आयोग के क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये कार्य है जो होने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे देखोगे तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की भी भाषाएं हैं और इनको बिल्कुल इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक, यहाँ तक की बात हमको समझ आ गया। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या अध्यक्षों को क्रम से जमाइए। तो मैं अभी वर्तमान में आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में अभी तक जो है 4 क्या हुए हैं, आपके छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हुए हैं और एक जो है वो सचिव हुए हैं। ठीक है, कौन कौन है इसको हम समझते हैं भाई, कौन कौन है इसके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, कब 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 कौन हुए इसको हम पूरा समझेंगे। ठीक है, कब कब कौन हुए इसको हम पूरा समझेंगे। जैसे हम पहले समझते हैं भाई अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, बात करेंगे प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष होते हैं भाई आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ये पंडित श्यामलाल जो चतुर्वेदी होते हैं ये 2008 से 2011 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, 2008 से 2011 तक रहते हैं प्रथम अध्यक्ष। वहीं हम द्वितीय अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो द्वितीय अध्यक्ष होते हैं वो क्यों कौन होते हैं भाई, दानेश्वर शर्मा जी होते हैं। द्वितीय अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं दानेश्वर शर्मा होते हैं। द्वितीय अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दानेश्वर शर्मा होते हैं। और दानेश्वर शर्मा जो है वो होते हैं आपके 2011 से 13 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, 2011 से ये 2013 तक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वितीय अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार पर रहते हैं। वहीं तीसरे की हम बात करें, तृतीय अध्यक्ष की हम बात करें तो वो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक। वो कौन है आपके, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। और ये डॉक्टर विनय कुमार पाठक जो है ये रहते हैं भाई 2016 से 2018 तक। कब तक रहते हैं, 2016 से 2018 तक। उसके बाद आप देखोगे तो लॉकडाउन के बाद जो है अध्यक्षों का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है, मतलब कोई भी अध्यक्ष नहीं होते हैं। और एक लंबे समय के बाद आप देखोगे तो 2026 में लगभग जो है 8 सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ या चौथे अध्यक्ष जो है वो दिखते हैं, ये बनते हैं फरवरी 2026 में बनाते हैं जी प्रभात मिश्रा को। किनको बनाते हैं, प्रभात मिश्रा को बनाते हैं। और आज वर्तमान में देखोगे तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के चौथे अध्यक्ष के रूप में प्रभात मिश्रा जी जो है वो अपना पदभार पर ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, वहीं हम सचिव की बात करेंगे इस राजभाषा आयोग के। तो अभी तक जो है केवल और केवल एक ही सचिव बने हैं भाई, और कौन बने थे, तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी बने थे। कौन बने थे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी बने थे। याद रखिए इसको, कौन बने थे, तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी बने थे, जिसको छत्तीसगढ़ में हास्य कलाकार के नाम से जाना जाता था। अभी इनका जो है पिछले वर्ष जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है भाई, तो इसको भी आप याद रखिए। तो सचिव कौन बने थे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी बने थे। तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखे, हमने आपको बताया कौशल प्रदेश की स्थिति के बारे में, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग के बारे में और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में जाने हमने। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगा वो जो है हम आगे की क्लास करेंगे। और बिल्कुल सभी लोग जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, लाइव क्लास चलेगा। यदि कोई क्लास छूट जाता है तो उसको जो है हम इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करके बता देंगे।